हाय फ्रेंड्स, तो आज हम सीखेंगे एक्सेल्स के फंक्शन। जो अधिकतर फंक्शंस हैं इस वीडियो में मैं कवर करूंगा, जो अधिकतर जो यूज़ होते हैं हमारे जनरली जो यूज़ हुआ करते हैं फंक्शन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं और आगे चल के ही इन फंक्शंस का हम एडवांस लेवल पे कैसे यूज़ करेंगे वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, तो पहला फंक्शन है हमारा सम फंक्शन। सम फंक्शन पे यूज़ करते हैं। ठीक है, सम तो यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वल टू सम। जो भी फंक्शन जो हमारे होते हैं इक्वल के साइन से एग्जीक्यूट होते हैं, तो ठीक है यहाँ पे हम लिखेंगे सम। ठीक है, जैसे ही हाईलाइट हो जाएगा, ये ब्लू कलर में हाईलाइट हो रहा है, इसे हम टैब से प्रेस करेंगे, सिलेक्ट हो जाएगा सम फंक्शन। फिर एरो की से हम ऊपर जाएंगे जहाँ से हमारा डेटा लेना है, फिर जहाँ से लेना है वहाँ शिफ्ट प्रेस करके एरो की से हम सिलेक्ट कर लेंगे आगे तक, अप की एरो प्रेस करेंगे और ठीक है। और हमारा डेटा जो है E2 से E9 तक का हमें सम करना है, प्रेस करेंगे एंटर। ठीक है, तो ये जितना भी सम है सम हो गया है। ठीक है, अगला फंक्शन है हमारा सम इफ। देखिए, तो सम इफ कंडीशन बेस होता है कि हम जो सम करना चाहते हैं किसी कंडीशन पे सम करना चाहते हैं। सम इफ अगर सम करना चाहते हैं, अगर हमारा जो क्राइटेरिया मैच हो, मान लो कि मैं सम करना चाहता हूँ, ठीक है, ग्रेड के बेसिस पे, और जो ग्रेड हो सबकी जो ग्रेड हो वो ए हो। ठीक है, तो हमारी क्राइटेरिया क्या है, इस रेंज के अंदर जितना भी ए है सिर्फ उसी का सम करे। तो हमने क्राइटेरिया ले लिया ए, और सम रेंज हमारी इसमें से सम करेगा वो इसके अंदर से। ठीक है, एंटर करेंगे तो जितने भी ए है उसका टोटल दे दिया। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे ग्रेड ए एक ये है और दूसरा एक ये है, दो ए हैं इनका 61 71, तो 61 71 का टोटल हो गया 132। ठीक है, तो सम इफ ऐसे ही काम करता है। फिर अगला फंक्शन है हमारा सम इफ। सम इफ इफ़ जो है सिंगल क्राइटेरिया पे काम करता है, सम इफ़ जो है मल्टीपल क्राइटेरिया पे काम करता है। ठीक है, तो सम इफ़ सिलेक्ट करेंगे, मान लो हम दो क्राइटेरिया करना चाहते थे। तो देखिए यहाँ पे जो सम इफ़ है वो क्या करता है, पहले क्राइटेरिया रेंज मांगता है उसके बाद क्राइटेरिया देता है, लेकिन सम इफ़ फंक्शन में पहले सम रेंज मांगता है उसके बाद क्राइटेरिया, आप मल्टीपल क्राइटेरियाज दे सकते हैं। ठीक है, तो हमारी जो सम रेंज है वो सम रेंज यही रहेगी। ठीक है, E2 टू E9। और क्राइटेरिया रेंज हमारी मान लो पहली ये है सी डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट में हम चाहते हैं कि जो IT डिपार्टमेंट है उसका सम करना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन जो ग्रेड भी हम चेक करेंगे यहाँ पे, तो क्राइटेरिया रेंज सेकंड है हमारी ग्रेड, और उस ग्रेड के अंदर ग्रेड उसकी हो क्या, ग्रेड में मान लो हम लेना चाहते हैं डी। ठीक है, डिपार्टमेंट हमारा IT हो, ग्रेड उसकी डी हो, हम उसका ही सम करना चाहते हैं। ठीक है, एंटर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे 140 आ रहा है, तो हम देख लेते हैं एक बार फिल्टर लगा के, मैं आपको चेक करा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, हमने लिया यहाँ पे IT और ग्रेड में हमारा फील्ड रहेगा डी, तो दो ही हैं ऐसे। ठीक है, तो 90 50 प्लस हो गया ये टोटल 140। ठीक है, तो हमारा सम हो गया, सम इफ हो गया, सम इफ्स भी हो गया। ठीक है, तो हमारा जो अगला फंक्शन है वो है हमारा एवरेज। अब एवरेज बहुत ही सिंपल फंक्शन है, इक्वल के साइन से एग्जीक्यूट करेंगे, एवरेज लिखेंगे। ठीक है, ये हमें एवरेज देता है जितने भी नंबर्स होते हैं उनका। ठीक है, तो यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे अपनी जो मार्क्स या कुछ भी कह सकते हो। ठीक है, नंबर्स। ठीक है, इसको हम एंटर प्रेस करेंगे तो हमारा एवरेज जो आ रहा है 71 आ रहा है। ठीक है, ये हो गया एवरेज। मैं ये नीचे के ये डिलीट कर देता हूँ जो हमने पहले करे थे। ठीक है, एवरेज हो गया। अब अगला है हमारा एवरेज। एवरेज इफ़ भी सम इफ़ की तरह काम करता है, बस ये सम इफ़ में सम देता है क्राइटेरिया बेस पे, ये एवरेज इफ़ में एवरेज निकालता है। तो हम यहाँ पे लगाएंगे फंक्शन एवरेज इफ़, एवरेज इफ़। ठीक है, फिर हम रेंज लेंगे कि किसके बेस पे एवरेज चाहिए। ठीक है, रेंज हमारी ग्रेड ले लेते हैं, फिर से ग्रेड ये। ठीक है, ग्रेड हमारी ये रहेगी। क्राइटेरिया हमारा क्या रहेगा, क्राइटेरिया मान लो हमारा डी ले लेते हैं कि इसमें जो डी है। ठीक है, और रेंज हमें इसमें से लेना है और एवरेज इसमें से लेना है। ठीक है, ठीक है, तो जितना भी डी है सिर्फ उसका एवरेज निकालना है। तो हमने डी का एवरेज निकाल लिया है, यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे डी। ठीक है, डी का जो टोटल सम है वो है 205 और एवरेज है 68। ठीक है, तो एवरेज इफ से हमने एवरेज भी निकाल लिया है। अब आगे आते हैं हम एवरेज इफ़ की तरफ। ठीक है, तो एवरेज इफ्स जो है, एवरेज इफ्स भी सम इफ्स की तरह, इसमें हम मल्टीपल क्राइटेरिया के बेसिस पे एवरेज निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे लेंगे हम एवरेज इफ्स, एवरेज इफ सिलेक्ट करेंगे, ये एवरेज रेंज, जैसे सम इफ्स पहले सम रेंज पूछता है, एवरेज इफ इसकी तरह एवरेज रेंज पूछता है। तो एवरेज रेंज हमारी ये है, इसमें से हम एवरेज लेना है। क्राइटेरिया हमारा रेंज ये ले लेते हैं, इसमें से हम ले लेते हैं मान लो कि ऑपरेशन। ठीक है, हमारा क्राइटेरिया रेंज पहला है ऑपरेशन, और दूसरा होना चाहिए हमारा कि ऑपरेशन डिपार्टमेंट में जितने भी ऑपरेशन वाले जो भी है सेक्शन वो, और ग्रेड उनकी होनी चाहिए
मान लो हम ले लेते हैं ग्रेड। यहाँ पे ऑपरेशन है तो ऑपरेशन में क्या क्या है, ए है, सी है और डी है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे हम ले लेते हैं ग्रेड उसकी ए हो। ठीक है, करेंगे एंटर। तो एवरेज, ने एवरेज निकाल दिया, हमने लिया ऑपरेशन। हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ऑपरेशन और हमारा ग्रेड है ए। तो दो ही बंदे हैं और दो का टोटल आ रहा है 132, और 132 को हम दो से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 62 एवरेज। ठीक है, 66। ओके, तो एवरेज इफ्स भी हमने यूज़ कर लिया है। ठीक है, हमने सम इफ्स, ठीक है, ये हमने यूज़ कर लिए हैं फंक्शन। ठीक है, कंट्रोल डी से सिलेक्ट करके करेंगे तो डाउन हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा डेटा नीचे तक। ठीक है, हमने इतना कर लिया है, अब हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट फंक्शन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट फंक्शन है सेल। देखते हैं। ठीक है, तो सेल क्या करता है, सेल एक्चुअली किसी सेल का जो होता है उसका हम रेफरेंस देंगे, उसका एक फॉर्मेट, या जैसे हम कलर या एड्रेस कुछ भी निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं मान लो इसका एड्रेस लेना चाहता हूँ किसी सेल का, जिस सेल का मैं इसे रेफरेंस दूँ। ठीक है, एड्रेस लिया हमने और हमने ये सेल सिलेक्ट कर ली। ठीक है, हमने किया एंटर। तो इसने क्या किया, इस सेल का एड्रेस दे दिया, देखिए सी और देखिए 9। ठीक है, रो हमारा क्या है 9 और जो कॉलम है सी। ठीक है, तो इसने इस तरह से एड्रेस दे दिया। मान लो इसी तरह से हम और कुछ निकालना चाहते हैं, सेल का कलर, कलर में एक्चुअली कलर का कोड देगा ये। ठीक है, तो हम कंटेंट, मान लो कंटेंट सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, और फिर हम इसको सिलेक्ट करते हैं रेफरेंस। ठीक है, तो इसमें जो कंटेंट है वो देता है। इस तरह से सेल जो फंक्शन है वो काम करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। चार चार एक्चुअली क्या होता है कि एज के कैरेक्टर होते हैं, 255 तक हम वैल्यू डाल सकते हैं इसमें। ठीक है, जैसे चार, हमने चार यहाँ पे मान लो 32 लेते हैं, एंटर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नहीं आया, मतलब आपको लगता है कि यहाँ पे कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ आया होगा, स्पेस या कुछ। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे इसे एज ए वैल्यू पेस्ट करते हैं, ऐसे कॉपी किया यहाँ पे। ठीक है, राइट क्लिक किया यहाँ पे। ठीक है, और पेस्ट स्पेशल में गए और एज ए वैल्यू पेस्ट कर देंगे, वैल्यू। ठीक है, अभी ढूंढ लेते हैं इसे। ठीक है, वैल्यू। ओके, ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एज ए वैल्यू पेस्ट किया। जैसे F2 करेंगे, देखो यहाँ पे है कुछ, देखिए देखिए स्पेस सा है ना, लेकिन ये एक्चुअल में स्पेस नहीं है, चार कैरेक्टर जो होते हैं। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ इसको एक्चुअली। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको करता हूँ, जैसे हमने यहाँ पे किया चार। ठीक है, चार, अब एक से लेकर हम 255 तक यहाँ डाल सकते हैं। तो हमने डाला रो फंक्शन, इसमें अंदर डाल देंगे हम रो A1। ठीक है, ठीक है, अब इसने रो A1 किया। आगे बढ़ते हैं हम, देखिए आगे जैसे जैसे जाएंगे हम 255 तक इसमें कैरेक्टर ले सकते हो। देखिए हर कैरेक्टर का एक नंबर होता है। ठीक है, आगे हम इस पर डिटेल में सीखेंगे। अभी आप फिलहाल इतना जान लीजिए कि हम चार के अंदर जैसे ही हम 1 डालेंगे तो उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू देता है। यहाँ पे जैसे आपने A26 डाला है, तो ये रो A26 मतलब A26, 4 26 है। जैसे कि हमने डाला यहाँ 4 26। ठीक है, तो 26 की जो वैल्यू है ये है एरो देगा। ठीक है, इस पर हम आगे बात करेंगे, फिलहाल आप इतना जान लीजिए कि ये एक एस के कैरेक्टर होते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे, तो मैं बताऊंगा इसको कैसे यूज़ करते हैं, कहाँ पे क्या होता है इसका। ठीक है, तो आप बस फ़िलहाल के लिए इतना कर लीजिए। ठीक है, 459 जैसे डाल देते हैं, इसमें ABCD वगैरह या बहुत सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, अभी कुछ नहीं आया यहाँ पे। ठीक है, 49 की वैल्यू 1 होती है इसमें। ठीक है, तो इस तरह से काम करता है ये चार फंक्शन। ठीक है, इसको यहाँ कर लेते हैं चार। ठीक है, चार के आगे अब आगे बढ़ते हैं। चूज़ फंक्शन क्या करता है कि एक्चुअली एक एरे के अंदर जो होता है, हम चूज़ कर सकते हैं कौन सी पोजीशन की वैल्यू उठानी है। मान लो हम यहाँ पे लिखते हैं चूज़ देन हमें इंडेक्स नंबर देना था, मान लो 3 नंबर की वैल्यू उठानी है, और हम यहाँ पे 3 वैल्यू देते हैं, कोई सी 1 3 या ज़्यादा देते हैं। ठीक है, ठीक है, तो हमने क्या किया कि यहाँ पे D3 D3 C3 C5 दे दिया। तो हमने यहाँ पे जो पोजीशन नंबर 3 है, 1 2 3 C3 में जो वैल्यू होगा उसको वो उठा लेगा।
ठीक है। तो C3 में क्या है, IT, C3 था क्या था, एक D, C3, ठीक है। तो C3 में IT है, C3 IT उसने उठा लिया यहाँ पे, ठीक है। और भी इसका कोई तरीके से यूज़ किया जा सकता है, वो हम जब आगे फंक्शन करेंगे तो उसमें करेंगे, ठीक है। अब कॉलम फंक्शन क्या करता है एक्चुअली, ये जो कॉलम होता है, ठीक है, जिस भी कॉलम में हो आप उस कॉलम का नंबर दे देगा ये। आप अभी कॉलम नंबर 2 में हो, मान लो हमें लास्ट कॉलम का नंबर पता करना है, तो यहाँ पे सिंपल सा हम टाइप करेंगे कॉलम फंक्शन, और इसको बिना कुछ इसके अंदर लिखे हम कॉलम बंद कर देंगे, ठीक है। तो हमारा जो लास्ट कॉलम है 16,384, ठीक है, नंबर इतने कॉलम होते हैं एक्सेल में, इसमें है, ठीक है। ऐसे कॉलम फंक्शन काम करता है, और भी इसका एक तरीका बाद में बताएंगे। और एक्चुअली ये कॉलम मैंने इसमें कोड में कर दिया है, यहाँ कर लेते हैं, ठीक है। अब आ गया कोड। कोड क्या करता है, जैसे 4 कैरेक्टर होता है ना, 4 हमें एक नंबर के बेसिस पे कुछ वैल्यूज़ देता है, तो उस वैल्यू के बेसिस पे कोड जो है हमें उसका नंबर देगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे 4 कितना लिखा, 49, तो ये 1 है एक्चुअल में, लेकिन इसका जो कोड क्या है 49 है। तो यहाँ पे जब हम इसको करेंगे ना कोड, तो इसको सिलेक्ट करेंगे 4 की जो वैल्यू इसमें, तो देखो ये इसका कोड दे देगा 49, ठीक है। ये हम यूज़ करते हैं, मान लो कभी कभी क्या होता है ना, कभी हम डेटा कहीं बाहर से लेते हैं, तो उसमें कुछ ये कैरेक्टर्स जो आ जाते हैं 4 कैरेक्टर, तो हमें पता नहीं चलता कि एक्चुअल में कौन सा कैरेक्टर है। हम उसको फंक्शन के थ्रू रिमूव करेंगे अपने फार्मूलेस वगैरह में, तो क्या हमें पता ही नहीं चलता कि वो ट्रिम भी करेंगे, वो ट्रिम नहीं होता, क्योंकि वो कुछ कैरेक्टर ही अलग है, वो स्पेस नहीं होता। तो इससे हम पता करते हैं कोड फंक्शन से कि वो एक्चुअल में कौन सा कोड है उसका, कि जिससे हम रिमूव करें, तो फिर हम 4 फंक्शन से उसे रिप्लेस करके आगे उसमें काम कर सकते हैं। जब हम डिटेल्स में इस पर चर्चा करेंगे, जब काम करेंगे कभी इस पर, ठीक है। तो कोड हो गया ये, क्या कॉलम हो गया, कॉलम नंबर देता है। कॉलम्स जो होता है, कॉलम सिंपल है, ये आपको कुछ नहीं, ये कॉलम जैसे हम ले लेते हैं H1, तो कॉलम्स जो होता है ये आपको 1 वैल्यू देता है। कुछ भी लिखो इसमें H1 H5 J1 J5, ठीक है, तो ये 1 ही वैल्यू देता है। तो जैसे कि अभी H1 लिखा हमने, यहाँ पे J कर देते हैं मान लो, तो 1 ही देगा, ठीक है। लेकिन कॉलम फंक्शन ऐसा नहीं करता है, ठीक है। कॉलम्स फंक्शन तो 1 ही देता है, लेकिन कॉलम फंक्शन में मान लो हमने यहाँ पे लिख दिया COLUM कॉलम G, तो G1 लिखेंगे तो G जिस नंबर पे है ना, A को 1 मानता है, G जिस पोजीशन पे होगा उसका नंबर दे देगा। तो G हमारा 7 नंबर होता है, ठीक है, तो 7 दे दिया। कॉलम ऐसे काम करता है। कॉनकैटिनेट क्या करता है, कॉनकैटिनेट दो जो सेल्स की वैल्यूज होती हैं, 2 या 2 से अधिक, उनको कॉनकैटिनेट करता है। हमने कॉनकैटिनेट लिया, हमने मान लो हमें IT को और H को दोनों को कॉनकैटिनेट करना है, मतलब जोड़ना है आपस में, ठीक है। तो एक हमारी ये वैल्यू होगी पहली वैल्यू, हर वैल्यू के बाद हमें कोमा लगाना था। बीच में हम कुछ और भी इंसर्ट करना चाहते हैं, मान लो हम हाइफन डालना चाहते हैं, कोमा के बाद हम डबल कोर्स के अंदर हाइफन लिखेंगे, क्योंकि जो भी हमारा टेक्स्ट जो वैल्यू होती है वो डबल कोर्स के अंदर जाती है, ठीक है। अब हमने हाइफन ले लिया दूसरी वैल्यू, अब तीसरी वैल्यू डालने से पहले फिर हम कोमा लेंगे। तीसरी वैल्यू हमारी H है, तो IT-H करके ये ऐड कर देगा, ठीक है, कॉनकैटिनेट IT-H ऐसे काम किया इसने, ठीक है। काउंट, काउंट फंक्शन हमारा क्या करता है, जो हमारी एक रेंज होती है उस रेंज के अंदर कितनी वैल्यूज़ है उसको काउंट करता है। सिर्फ और सिर्फ ये नंबर पे ही काम करता है। हमने किया काउंट, और ये लिया हमने नंबर को काउंट किया यहाँ पे, ठीक है। कितने नंबर है, 8 नंबर हैं ये। अगर आप इसे काउंट करेंगे तो ये 8 ही नंबर होंगे, ठीक है। लेकिन ये जो होता है ना हमारा टेक्स्ट, उस पर काम नहीं करता। हमने टेक्स्ट पे सिलेक्ट किया, काउंट किया, 0 दे रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। आगे है हमारा काउंट ए फंक्शन जो होता है वो टेक्स्ट और न्यूमेरिक्स दोनों पे काम करता है, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे करता हूँ काउंट ए, ठीक है। काउंट ए 0 जो आया इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं, और जो ऊपर तक सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये देखिए टोटल 10 हैं, ठीक है। तो इसमें नंबर और जो ये टैक्स है दोनों को काउंट करता है, ठीक है। ब्लैंक्स को नहीं काउंट करता है। ब्लैंक्स जैसे मैंने इसे हटा दिया, किसी को 0 यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, तो 9 हो गया, ठीक है। तो ये ब्लैंक्स को काउंट नहीं करता है। ये हो गया हमारा काउंट ए। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दोबारा से काउंट ए, और इसको कर लेते हैं सिलेक्ट, ठीक है। देखिए ये काउंट ए। काउंट ब्लैंक क्या करता है कि हमारे जो नंबर्स होते हैं उनके बीच में कितनी ब्लैंक सेल्स हैं उनको काउंट करता है। मान लो हमने जिस वो रेंज देंगे हम इसे काउंट्स ब्लैंक, ठीक है, काउंट ब्लैंक हमने लिया, और ये 7 है, इसके साथ 2-3 ब्लैंक हम सिलेक्ट कर लेते हैं। जो ब्लैंक्स होंगे उनको काउंट करेगा ये, ठीक है। तो 2 सेल्स में हमारी ब्लैंक थी, उसको काउंट किया, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं हम काउंट इफ़ क्या करता है, एक कंडीशन बेस पे हमारे जो रेंज के अंदर वैल्यू होते हैं उनको काउंट करता है। काउंट इफ़ लेते हैं हम, काउंट इफ़ अगर मान लो इस रेंज के अंदर यहाँ से लेकर कितने बार आईटी है उसको काउंट करेगा। ठीक है, तो काउंट किया हमने तो 4 बार आईटी है। अगर हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 आईटी लिखा हुआ 4। ठीक है, काउंट इफ्स क्या करता है, जैसे सम इफ्स एवरेज इफ्स जो कंडीशन होती है ना उसी तरह से काउंट करता है। लेकिन ठीक है, तो उसी का काउंट इफ्स, ठीक है, यहाँ से लेकर आईटी हो। ठीक है, दूसरी हमारी क्राइटेरिया रेंज है ये ग्रेड। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक क्राइटेरिया हमारा सी हो, वो कितना बार है। ठीक है, एक बार ही ऐसा है जब दोनों में आईटी भी है सी भी है, आईटी डी है, आईटी डी है, आईटी एच है, लेकिन सी नहीं है। मान लो हम यहाँ पे सी लिख देते हैं। ठीक है, हमने लिखा सी, प्रेस किया एंटर, तो अब देखेंगे सी लिखते ही देखिए यहाँ पे तो वैल्यू चेंज होगी क्योंकि कॉन्टिनेट किया था हमने उस सेल को। यहाँ पे देखिए 2 हो गया क्योंकि आईटी और सी 2 बार मैच कर रहा है। आईटी सी यहाँ पे भी है और एक यहाँ पे भी है आईटी सी। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह से काउंट इफ फंक्शन काम करता है। ठीक है, आगे आते हैं डेट। तो डेट हमारा क्या करता है, हमें एक ईयर डालेंगे हम इसमें। ठीक है, डेट 2023 ईयर हो गया। मंथ हम डाल देते हैं इसे मान लो 2, और डे हम डाल देते हैं इसमें 21। तो ये क्या करेगा कि डेट बना के दे देगा हमें। ठीक है, डेट ऐसे काम करता है फंक्शन। आगे आते हैं हम डेट वैल्यू। जो हमारा डेट वैल्यू फंक्शन होता है, डेट वैल्यू फंक्शन जो होता है हमारा, मान लो हमारी कोई टेक्स्ट में डेट एंटर है तो उसको वैल्यू में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ आपको। जैसे कि हमने मान लो इतना सेल लिया, यहाँ पे हम इसको कर देते हैं हाईलाइट, और इसका जो फॉर्मेट है हम कर देते हैं टेक्स्ट में। ठीक है, अब यहाँ पे टेक्स्ट में हमने कर दिया और यहाँ पे हम डेट एंटर करते हैं। मान लो यही डेट एंटर करते हैं 2/21। ठीक है, 2023। अब देखो इस और इस नंबर, इसमें क्या अंतर है। देखो ये जो है हमारा, इसको अगर हम चेक करते हैं इस नंबर, ठीक है, इस नंबर क्या करता है, बताता है हमें कि जो हम सेल सिलेक्ट कर रहे हैं वो नंबर है या फिर टेक्स्ट नंबर नहीं है। ठीक है, देखो इसने किया ट्रू, लेकिन जैसे ही हम इसको सिलेक्ट करेंगे ना, इसको डेटा को एंटर करेंगे, देखो ये फॉल्स बता रहा है क्योंकि ये नंबर में नहीं है। और इससे जब हम कोई डेटा प्रिपेयर करेंगे, जैसे पाइवट वगैरह करेंगे, तो इससे हमारी क्या होती है, एरर आती है, हमारा डेटा सही नहीं बनता अगर ये टेक्स्ट में सेव है। तो इसको हम डेट वैल्यू के थ्रू हम सही कर सकते हैं। डेट वैल्यू फंक्शन सिलेक्ट करेंगे और इसको करेंगे एंटर, तो ये देखिए हमारा अब ये डेट में आएगा। इसको हम फॉर्मेट लगा लेते हैं, Ctrl+Shift+3 जो है हैश की है, हैश की प्रेस करेंगे। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, नंबर में हो गया है। देखिए ये मैं बताता हूँ आपको, इस नंबर है, चेक करेंगे, देखिए ये इस नंबर ट्रू। ठीक है, तो डेट वैल्यू का काम ये है। ठीक है, और तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं डेट वैल्यू। ठीक है, और हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, इसने इसको कर दिया है नंबर में। ठीक है, डेट वैल्यू, हाँ एक्चुअली ठीक है, तो इस नंबर हमने भी इस नंबर भी कर लिया है, इस नंबर का काम बता दिया है मैंने क्या होता है। तो इस नंबर ये रहा, इस नंबर ये भी हमने डन कर लिया है। ठीक है, डन हो गया है। इसी के साथ हम और कुछ फंक्शन, ये एड्रेस छूटा था। एड्रेस एक्चुअली क्या करता है, एड्रेस बताता हूँ आपको। एड्रेस हमें एक रो और कॉलम नंबर के बेसिस पे उसका एड्रेस देता है। मान लो हम चाहते हैं रो नंबर हमने लिख दिया 5, कॉलम नंबर हमने लिख दिया 3, और एंटर प्रेस करेंगे तो कॉलम नंबर हमारा 3 है, तो हम यहाँ से जाएंगे 1 2 3 कॉलम हो गया, और हमने दिया है रो नंबर 5, तो यहाँ से रो नंबर 5 1 2 3 4 5, तो हमारा कितना आ रहा है C5। तो इसने देखिए इसका एड्रेस दे दिया C5। आगे आते हैं हम एग्रीगेट फंक्शन। एग्रीगेट फंक्शन क्या करता है, एग्रीगेट फंक्शन जो होता है ना, हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कुछ चीज़ें इग्नोर करने की। मान लो जैसे ये डेटा मैंने बना रखा है, यहाँ पे मैं सिंपल सम फंक्शन लगाता हूँ और इसको मैं करता हूँ सम। तो देखिए सम फंक्शन जो है हमें एरर दे रहा है, लेकिन अगर हम यहाँ पे एग्रीगेट फंक्शन लगाएं, क्योंकि इसमें ना एक वैल्यू एरर भी है, ये अपने डिवीज़न 0 देख रहे होंगे,
लेकिन जब हम एग्रीगेट फंक्शन लगाएंगे, एग्रीगेट फंक्शन हमें कई सारे ऑप्शन देंगे, काउंट करने के, काउंट ए करने के, एवरेज निकालने का, ठीक है। जैसे हम सम लेते हैं यहाँ पे, ये फंक्शन नॉर्मल्स वही है जो हम करते हैं सम वगैरह, ठीक है। तो सम हमने सिलेक्ट कर लिया। अब उसके बाद ये हमें ऑप्शन देता है कि हमें क्या इग्नोर करना। मान लो कभी कभी हिडन रोज होती हैं, फिल्टर वाली हिडन नहीं है, वैसे हाइड कर लेते हैं जब कॉलम और रो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा फ़िलहाल क्या दिक्कत आ रही है, हमारे फ़िलहाल डेटा में क्या है, एरर है। तो हम करेंगे इग्नोर एरर वैल्यू, करेंगे सिलेक्ट, देन अब हम क्या करेंगे, एरे अपना डेटा सिलेक्ट कर लेंगे। तो उसने एरर को इग्नोर करके बाकी सभी उनको सम कर दिया है, ठीक है, बाकी जो नंबर्स हैं। तो इस तरह से हम एग्रीगेट फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। हमने किया सम या इस पर मिनिमम नंबर निकाल लेते हैं इसमें से, ठीक है। मिनिमम हमने सिलेक्ट किया, इग्नोर हमारे करना है एरर, क्योंकि हमारे डेटा के अंदर एरर है, और इसको कर लेते हैं सिलेक्ट। तो ये देखिए इसके अंदर जो मिनिमम जो वैल्यू है वो उसने उठा दी है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा यहाँ तक हो चुका है। और इसमें मैं भी आपको बता देता हूँ कि जो रो फंक्शन है, हमने अभी रो यूज़ किया था 4 के साथ, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ तो आप कंफ्यूज होंगे उसमें। चलते हैं उस पर, रो फंक्शन पे, ठीक है। रो और रो जैसे कॉलम और कॉलम से उसी तरह से काम करता है। मान लो हमने यहाँ पे लिखा रो, रो लिखने के बाद हमने ब्रैकेट बंद और करेंगे एंटर। तो देखिए रो, ये कौन सी है, रो 72 है, इसका नंबर इसने दे दिया। इसी तरह से हम यहाँ पे लिखेंगे रोज़, रोज़। लेकिन देखो, लेकिन इसके अंदर ना हमें रो में हमें क्या करना था, रो कॉलम के अंदर हम अगर कोई वो आर्गूमेंट या कुछ नहीं डालते हैं तो भी वो काम करता है, ठीक है। लेकिन जब रोज़ फंक्शन लिखते हैं ना, इसके अंदर हमें आर्गूमेंट डालना ही पड़ता है। मान लो D10 लिख दिया हमने, ठीक है। अब D10 लिखा हमने तो इसने क्या तब भी 1 दिया। लेकिन अगर हम रो फंक्शन के अंदर D10 लिखेंगे, मतलब, ठीक है, तो वो क्या करेगा, D10, तो वो देगा हमें वैल्यू 10, क्योंकि रो नंबर है 10, डी कॉलम है। अगर कॉलम के अंदर, अगर कॉलम फंक्शन के अंदर अगर हम D10 लिखते हैं तो डी हमारा होता है ABCD, डी आता है 4th नंबर पर, तो वो 4 नंबर देता है, ठीक है। तो इस तरह से रोज़, कॉलम और कॉलम्स काम करते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ तक फंक्शन कर लिए है, और अब हम चलेंगे आगे अदर फंक्शंस पे। हमने ये इस नंबर यहाँ पे डन कर लिया है, ठीक है। तो अब आगे जो फंक्शन है उस पर काम करेंगे हम, ठीक है। तो हमारा अगला फंक्शन है डे फंक्शन, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं आगे। हमारा डे फंक्शन, एक्चुअली डे फंक्शन क्या करता है, जैसे हम करेंगे डे फंक्शन, ठीक है। डे, डे एक्चुअली हमारा जो डेट्स होता है, डेट्स जो भी डेट होगा उसका कौन सा नंबर है, जैसे 21 तारीख है तो 21वां डे है, तो वो देता है हमें। जैसे हम टाइप करेंगे यहाँ पे, देखो 21 आ गया है। आगे बढ़ते हैं हम डेज फंक्शन पे, डेज, ठीक है। हम लेते हैं डेज फंक्शन। डेज फंक्शन हमारा दो बीच के नंबर, दो डेट्स के बीच के नंबर देता है। जैसे 21 फरवरी हो गया यहाँ पे, ठीक है। और हम ले लेते हैं एंड डेट एंड स्टार्ट डेट, ठीक है। यहाँ पे ले लेते हैं स्टार्ट डेट, दो डेट्स लेंगे हम, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, जीरो का आ रहा है क्योंकि दोनों इस सेम डेट्स हैं। एक डेट्स को मैं चेंज कर लेता हूँ। मान लो हम यहाँ पे कर देते हैं इसको मार्च, ठीक है। तो आप देखेंगे -28, सॉरी एक्चुअली वो डेट माइनस में है क्योंकि वो एंड डेट पहले की हो गई, ठीक है। तो इसको हम कर देते हैं मान लो 1, ठीक है, ठीक है। तो 1 जनवरी, ठीक है, जो हमारी स्टार्ट डेट है, और एंड डेट हमारी 21 फरवरी है। तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस, जो डिफरेंस है वो 31 दिन है, ठीक है। तो डेज फंक्शन ये करता है। अब आगे बढ़ते हैं डी काउंट। डी काउंट क्या करता है, जैसे कि हमारे जो काउंट फंक्शन है उसी तरह से कुछ काम करता है, बस ये क्राइटेरिया बेस पे काम करता है, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे ये डेटा है हमारा, ठीक है। यहाँ पे मैं काउंट करना चाहता हूँ मार्क्स जो है, मार्क्स हमारे, ठीक है, मार्क्स काउंट करना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ मार्क्स, और मार्क्स मैं चाहता हूँ कि जैसे यहाँ पे कितना है, 71 है जैसे, ठीक है। 71 ही रिपीटेड है, भाई कोई नंबर रिपीटेड नहीं है, तो यहाँ पे मैं 71 को यहाँ ले लेता हूँ, ठीक है। अब लगाते हैं अपना डी काउंट फंक्शन, ठीक है, क्योंकि काउंट जो होता है सिर्फ नंबर ही काउंट करता है, वो जो अल्फ़ाबेटिक है वो काउंट नहीं करता। तो हम यहाँ पे लगाएंगे डी काउंट। डी काउंट में हमारा डेटाबेस ले लेंगे हम, पूरा ही ले लेते हैं हम, ठीक है। डेटाबेस ले लिया हमने, इसको ज़रूर लेंगे जिसमें हमारे नंबर्स हैं, ठीक है। पूरा डेटाबेस ले लिया हमने। अब फील्ड पूछ रहा है, फील्ड हमारी ये है मार्क्स,
इसको सिलेक्ट करेंगे मार्क्स को, क्योंकि इसी में से ही हमारा काउंट करना है, ठीक है। क्राइटेरिया हमने यहाँ पे दे रखा है ये क्राइटेरिया, इसको करेंगे सिलेक्ट और हम करेंगे एंटर, ठीक है। तो आप इसमें देखेंगे कि 71 दो बार है तो यहाँ पे 2 आ रहा है, ठीक है। जैसे मान लो अब मैं यहाँ लिख देता हूँ 61, ठीक है। 61 पूरे डेटा में एक बार है तो एक बार आ रहा है, ठीक है। अगला हमारा फंक्शन है डी काउंट ए। डी काउंट ए क्या करता है, काउंट ए जैसे है हमारे अल्फ़ा न्यूमेरिक दोनों को काउंट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी डी काउंट है, क्राइटेरिया बेस पे काउंट करेगा, ठीक है। तो मैं क्राइटेरिया ले लेता हूँ कि मान लो ये क्राइटेरिया है हमारा, ठीक है। यहाँ पे ले लेते हैं सो ये क्राइटेरिया। अब इस बेस पे कि डिपार्टमेंट तो हमारा ऑपरेशन हो, ग्रेड हमारा ए हो, उस बेस पे काउंट करना है कितना ऐसा है इस पूरे डेटा के अंदर। तो ठीक है, हम यहाँ पे करेंगे डी काउंट ए हमारा फिर है डेटाबेस को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। देन फील्ड हम ले लेंगे इसमें से ग्रेड, ठीक है। फील्ड हमने ले ली ग्रेड और क्राइटेरिया हमारा ये है कि डिपार्टमेंट हमारा ऑपरेशन हो और जो ग्रेड है हमारा ए हो, ठीक है। एंटर मारेंगे तो ऐसा देखेंगे इस डेटा में हमारा ऑपरेशन न्यू ऑपरेशन है 2 बार ही है और यहाँ पे काउंट आ रहा है 2। मान लो हम ऑपरेशन में यहाँ पे कर देते हैं, क्राइटेरिया हम चेंज करके यहाँ कर देते हैं सी, ठीक है। तो आप देखेंगे ऑपरेशन और सी कहीं पे एक ही बार आ रहा है, ठीक है, दोबारा नहीं आ रहा है। तो इस तरह से डी काउंट ए फंक्शन काम करता है। तो हमारा अगला फंक्शन है डी मैक्स। तो देखते हैं डी मैक्स किस तरह से काम करेगा। यहाँ पे लगाएंगे डी मैक्स लिया हमने, ये लिया हमने डेटाबेस के बाद देन हमारी ये फील्ड हमारी मार्क्स की रहेगी फील्ड, क्राइटेरिया हमारा रहेगा डिपार्टमेंट एंड ए, ठीक है। फिर इसको करेंगे हम एंटर। तो ये देखिए यहाँ पे जो इसे देखेगा ऑपरेशन ए, देखो और डिपार्टमेंट में ऑपरेशन रहेगा, ग्रेड में ए कितनी बार है और उनमें से मार्क्स जो भी इनके सामने के जो मार्क्स होंगे उसमें से मैक्सिमम नंबर जो बड़ा नंबर होगा उसको लेगा। जैसे ऑपरेशन है यहाँ पे 61 है और यहाँ पे ऑपरेशन है 71 है, तो 71 मैक्सिमम है तो उसने मैक्सिमम नंबर ले लिया। इसी तरह मिनिमम भी काम करता है, उसको कर लेते हैं नीचे ड्रैग और यहाँ पे कर देते हैं हम डी मिनिमम, ठीक है, MIN मिनिमम कर देते हैं। और सॉरी क्योंकि हमारा पूरा रेंज ही चेंज हो गया है, मैं फार्मूला ही लगा लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। डी मिनिमम कर लेते हैं यहाँ पे डेटाबेस हम इसको ले लेंगे, ठीक है। हमारा जो फील्ड रहेगी हमारी मार्क्स की, क्योंकि हमें इसमें से ही नंबर ले इसके ऊपर ही कैलकुलेशन करनी है। क्राइटेरिया हमारा रहेगा ये कि डिपार्टमेंट ऑपरेशन हो और ग्रेड उसकी ये हो, उसका उन बेस पे मार्क्स को मिनिमम है वो उठा ले, ठीक है। तो 61 मिनिमम है, उसने उसको उठा लिया। अब आगे बढ़ते हैं ई डेट फंक्शन पे। ई डेट फंक्शन लेते हैं हम यहाँ पे। ई डेट हमारा क्या करेगा कि जो स्टार्ट मंथ है, ठीक है, उसमें हम मतलब डेट जो होगी डेट के अंदर हम नंबर्स दे देंगे, उसके बेस पे वो दो देंगे तो 2 मंथ ऐड करके वो डेट बढ़ा देगा आगे। जैसे 21 फरवरी है यहाँ पे और हम यहाँ 2 ऐड करेंगे तो फरवरी मार्च अप्रैल यहाँ पे हो जाएगा 21 अप्रैल, ठीक है। इसको हम कंट्रोल शिफ्ट हैश की से कन्वर्ट कर लेंगे डेट के फॉर्मेट में, ठीक है। तो ये दिखा रहा है। और यहाँ 3 करेंगे तो 3 मंथ ऐड हो जाएंगे, 4 करेंगे तो 4 मंथ ऐड हो जाएंगे। तो हमने 2 किया तो 2 मंथ ऐड होकर करके दिखा रहा है, ठीक है। इवन क्या करता है कि आपका जो नंबर होता है उसको इवन नंबर में कन्वर्ट कर देता है, एक नंबर अप करके अगर इवन नहीं है तो, ठीक है। जैसे 71 है, इसको प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए 72 कर देगा। इसी तरह अगर हम इसको इवन सिलेक्ट करते हैं, मान लो इवन और इसको करते हैं 90 प्रेस, ठीक है 90, तो ये 90 इवन है तो इसको कन्वर्ट नहीं किया इसने, ठीक है। और इसी तरह अगर माइनस में होगा तो वो उसको एक नंबर और डाउन करके इवन नंबर में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम एग्जैक्ट क्या करता है कि दो जो नंबर्स होते हैं या दो डेटा मतलब 2 सेल्स में जो डेटा होगा उसको कंपैरिजन करेगा कि क्या ये एग्जैक्ट है। अगर स्मॉल लेटर में तो अगला भी स्मॉल में होगा तभी उसको एग्जैक्ट करेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, हाँ, जैसे कि मैं यहाँ लगाता हूँ एग्जैक्ट फंक्शन, ठीक है। एग्जैक्ट में मैंने पहला टैक्स हमारा मान लो ये वाला ए है, दूसरा टैक्स हमारा ये वाला ए है, ठीक है। देखो एक कैप्स में एक स्मॉल में है लेकिन है दोनों ए, लेकिन फिर भी ये बताया कि एग्जैक्ट फॉल्स, एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है, फॉल्स, क्योंकि ये जो है हमारा ए जो है स्मॉल में, अगर इसको हम कैप्स में कर लेंगे तो कैप्स में बता रहा है, ठीक है। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला फंक्शन है फाइंड। फाइंड क्या करता है, किसी स्ट्रिंग में जो होता है ना, स्ट्रिंग के अंदर हम फाइंड एक कैरेक्टर को ढूंढना चाहते हैं, उसकी पोजीशन बताता है। जैसे मैं यहाँ करता हूँ फाइंड, ठीक है। फाइंड हमें करना है मान लो ऑपरेशन के अंदर ए जो है किस पोजीशन पे है, तो हम ए लिखेंगे, ठीक है। फाइंड करेगा ए और विद इन टैक्स ऑपरेशन इसके अंदर, ठीक है। सॉरी यहाँ पे इसको
स्मॉल में ए कर देते हैं, 1 मिनट, ठीक है, क्योंकि ये जो केस सेंसिटिव होता है, ठीक है, फाइंड, तो इसलिए उसने ए को फाइंड नहीं किया था, ठीक है। ए स्मॉल में है तो स्मॉल में हमने ए फाइंड किया, तो ए देखो ऑपरेशन के अंदर कौन से नंबर है पोजीशन पे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 एंड फिफ्थ नंबर पे ए है, तो इसने क्या किया, फाइंड करके ए किस पोजीशन पे नंबर दे दिया उसका, ठीक है। तो आगे हम इस फंक्शन का ना और किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं हम करेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगा। अभी मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ इन फंक्शंस के कि इन फंक्शन से क्या क्या होता है, आगे जब हम करेंगे तो शायद आपको अच्छे तरीके से समझ आए। अभी हो सकता है कि ना उतना समझ आ रहा हो, बस आप समझ जाइए कि फंक्शन काम क्या क्या करता है, ठीक है। अगला फंक्शन है हमारा एच लुकअप। हाँ दोस्तों, तो एच लुकअप जो होता है हमारा ओरिजिनली जो डेटा होता है, इसके बेसिस पे हमारे जो डेटा को उठाता है, इस डेटा में से उठाएंगे और यहाँ पे हम ले लेते हैं कि इन चीज़ों को यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे लिखते हैं हम एच लुकअप। लुकअप वैल्यू होगा हमारे डिपार्टमेंट के बेसिस पे हमारा, ठीक है, और यहाँ पे होगा हमारा ये पूरा टेबल एरे, ठीक है। टेबल एरे हमारा ये है रो इंडेक्स नंबर की, मान लो हम डिपार्टमेंट में हम रो नंबर जो 1, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, 6, मान लो हम 6 नंबर पे उठाना चाहते हैं, सॉरी कॉमा लग गया, यहाँ पे रो नंबर हमारा 6 और एग्जैक्ट मैच चाहेंगे हम, ठीक है, क्योंकि ठीक है एग्जैक्ट मैच लेंगे हम और यहाँ पे कर देंगे ओके। तो 6 पे हमारा जो आईटी है उसको उसने उठा लिया, ठीक है, 1 2 3 4 5, और सॉरी 1 2 3 4 5 6, ठीक है, यहाँ से गिनेंगे और जो रो नंबर हमारा होगा उस डेटा में 6, ये उठा लिया 6, ठीक है। इस तरह हम यहाँ पे अगर एच लुकअप लगाते हैं ग्रेड और हमारा टेबल एरे होगा ये, ठीक है, और इसमें हम चाहते हैं कि जो हमारा रो नंबर ग्रेड किस नंबर पे, मान लो हम 5th नंबर वाला ग्रेड उठाना चाहते हैं 5th, और एग्जैक्ट मैच हमारा हो गया फॉल्स, ठीक है, कर देंगे एंटर, तो हमारा जो 5th नंबर पे है उसको उठा लेगा ये, जैसे कि हम करेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है, तो 5th नंबर पे यहाँ पे ए है तो उसने एक उठा लिया। इसी तरह हम आगे भी करेंगे तो एच लुकअप ऐसे हॉरिजॉन्टली जो डेटा के लुकअप वैल्यू को फाइंड करेगा और उसके बेस पे जो हम चाहते हैं जिस रो नंबर से डेटा को उठा के दे देता है, ठीक है। ये हो गया एच लुकअप, ठीक है, तो एच लुकअप डन हो गया। अब आवर्स पे आते हैं। आवर्स फंक्शन जो होता है टाइम में से हमें आवर्स निकाल के देता है, कि जैसे कि मैं यहाँ पे ले लेता हूँ नाउ फंक्शन जो होता है हमें अभी करंट का टाइम देता है और ये ऑटोमेटिक रिफ्रेश होता रहता है, जैसे हम जो टाइम होगा करंट में वो अपडेट होता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर डेट और टाइम दोनों देता है एक्चुअली, ठीक है। तो टाइम आ गया है यहाँ पे, मैं मान लो इसमें से आवर्स एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और ये जो है इसमें से आवर्स निकाल देते हैं, मान लो 17 घंटे, 5 बज रहे हैं तो 17 घंटे, ठीक है, आवर्स निकाल के दे दिया। अगला फंक्शन है हमारा एक फंक्शन क्या है, लॉजिकल फंक्शन है, कि मान लो यहाँ पे जो है 18 साल लिख देता हूँ मैं, तो यहाँ पे हम चेक करना था इफ़ ये चीज़ लेस देन 18, ठीक है, अगर जो इस सेल में जो वैल्यू है अगर वो लेस देन 18 है तो मान लो यहाँ पे लिखना चाहते हैं हम कि नॉट एलिजिबल, ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है तो हम यहाँ लिखना चाहते हैं एलिजिबल, ठीक है। तो ये क्या है, लेस देन 18 नहीं है तो ये है एलिजिबल बोल रहा है जैसे, लेकिन यहाँ पे हम 17 कर देते हैं तो ये क्या नॉट एलिजिबल हो जाएगा, ठीक है। अगला फंक्शन है हमारा इफ़ एरर। तो दोस्तों इफ़ एरर जो है, इफ़ एरर क्या करता है कि मान लो कहीं पे एरर है तो हमें क्या वैल्यू चाहिए उस वैल्यू को ला के दे देता है, अगर एरर नहीं है तो उस वैल्यू को उठा के दे देगा जो वहाँ पे है। कि मान लो जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ एन एरर, ठीक है, और यहाँ पे लगाते हैं इफ़ एरर ये वैल्यू जो है, अगर ये सेल में जो वैल्यू है अगर एरर है तो यहाँ पे लिख दे इनकरेक्ट डेटा,
ठीक है। तो ये एरर है तो यहाँ पे इसने कर लिया। मान लो यहाँ पे एरर नहीं होते, मान लो कोई नंबर होता है या कुछ भी होता है जैसे, ठीक है, तो उसने उस नंबर को उठा दिया। यहाँ पे मान लो ए होता तो उसने ए को उठा दिया, ठीक है। और एरर होगा तो जो हमने उसको कहा अगर एरर है तो ही वो इनकरेक्ट डेटा लिखेगा, नहीं तो नहीं लिखेगा, ठीक है। तो इस तरह से इफ एरर काम करता है। अगला फंक्शन है हमारा इंडेक्स फंक्शन। इंडेक्स फंक्शन लगाएंगे। इंडेक्स फंक्शन में हम एरे लेंगे कोई भी, जैसे कि ये एरे ले लिया हमने। इस एरे में हम चाहते हैं कि किस रो नंबर से डेटा उठाना है, कि मान लो हमें चौथे नंबर पे जो रो पे डेटा है उसको उठा लेना है। कॉलम नंबर पूछ रहा है, कॉलम नंबर ऑप्शनल होता है, फिर भी हम देते हैं कॉलम नंबर हमारा 1 है। एंटर मारेंगे तो हमारा जो फोर्थ नंबर पे जो डेटा है उसको उठा लेगा, ठीक है। जैसे 1 2 3 4, फोर्थ पे ऑपरेशन है तो उसने 4 को उठा लिया, ठीक है। इस तरह से इंडेक्स नम काम करता है। आगे इसको हम और अच्छे तरीके से सीखेंगे, ठीक है। अगला है हमारा इनडायरेक्ट फंक्शन। इनडायरेक्ट फंक्शन क्या करता है, इनडायरेक्ट हम देंगे, मान लो हमारा टैक्स हम सेल ले लेते हैं कोई भी, ये ठीक है। ये हमारा D31 में डेटा है, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे इनडायरेक्ट D31, ठीक है। D31 में क्या है उसको उठा के दे देगा ये इनडायरेक्ट, ठीक है। ठीक है, तो इसके अंदर IT था D31 में, तो IT को उठा के दे दिया उसने। अगला फंक्शन है हमारा इंट फंक्शन। इंट फंक्शन क्या करता है, जो डेसिमल नंबर्स होते हैं ना उससे जो पहले उसको राउंड फिगर में कन्वर्ट कर देता है। मान लो यहाँ पे लेते हैं 23.25, तो इसको कन्वर्ट करेगा और इसको ना 23 ही रहने देगा, 25 को हटा देगा, ठीक है। 23.99 भी होगा तो उसको वो 23 कर देगा। जैसे कि मैं यहाँ पे कर देता हूँ इंट, ठीक है, तो इसको 23 कर देगा ये, ठीक है। राउंड कर देता है, डेसिमल की वैल्यू को हटा देता है, ठीक है। अब आते हैं इस ब्लैंक। इस ब्लैंक क्या करता है, ये बताता है कि अगर डेट वो इस ब्लैंक है या नहीं, ठीक है। जैसे कि मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे करता हूँ एंटर, तो ये देखिए फॉल्स बता रहा है, इस ब्लैंक नहीं है, और ब्लैंक होगा तो ट्रू कर देगा। जैसे कि यहाँ पे करते हैं ब्लैंक, ठीक है, तो ट्रू। इस तरह से इस ब्लैंक काम करता है। इज़ इवन बताता है कि नंबर इज़ इवन है या नहीं, ठीक है। इज़ इवन सिलेक्ट करेंगे और बताइए करेंगे तो ये इवन नहीं है नंबर, तो इसने फॉल्स कर दिया, ठीक है। यहाँ पे इस नंबर हमने कर दिया है, इज़ इवन कर दिया है। इज़ ओड भी इज़ इवन की तरह काम करता है, ऐसे कि यहाँ पे हम करते हैं इज़ ओड। इज़ ओड सिलेक्ट करेंगे और इसको करेंगे एंटर, तो ये ओड नंबर तो इसने ट्रू कर दिया। इस टैक्स भी ऐसे ही काम करता है कि सामने वाला जो वैल्यू है जिसे हमने सिलेक्ट किया वो टेक्स्ट है या नहीं। जैसे कि मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, सी है, यहाँ पे एंटर करता हूँ एंटर, तो ये बता रहा है कि ये टेक्स्ट है तो ट्रू, अगर नहीं होता तो फॉल्स कर देता। लार्ज क्या करता है कि हमारा एक डेटा सेट होता है, उसके अंदर से लार्ज जो वैल्यू होगी वो निकाल के देता है, और कौन से नंबर की लार्ज चाहिए हमें वो भी निकाल के देता है। कि मान लो हमें फर्स्ट लार्ज चाहिए तो फर्स्ट लार्ज देगा। मान लो इसमें फर्स्ट लार्ज नीचे में सेकंड हाईएस्ट नंबर चाहिए तो यहाँ पे 2 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड हाईएस्ट है उस नंबर को देगा। इसी तरह थर्ड हाईएस्ट है, फोर्थ हाईएस्ट है, जो भी हाईएस्ट नंबर चाहिए वो उसको दे देगा ला के। लेफ़्ट क्या करता है, हमारे एक स्ट्रिंग में से लेफ़्ट, जो मान लो हम यहाँ पे लिखते हैं अभिनव, ठीक है, इसमें से हम लेफ़्ट से मतलब कि अपने लेफ़्ट से हम कोई चीज़ एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं। लेफ़्ट से ये हमारा टेक्स्ट है, इसमें से हम लेफ़्ट से कितने कितने कैरेक्टर उठाना चाहते हैं। मान लो हम 2 कैरेक्टर उठाना चाहते हैं तो उस लेफ़्ट से 2 कैरेक्टर उठा के दे देगा, ठीक है। ये लेफ़्ट इस तरह से काम करता है। और जो लेंथ फंक्शन है, लेंथ फंक्शन हमें बताता है कि इस स्ट्रिंग की लेंथ या जो भी इस सेल के अंदर डेटा होगा उसकी लेंथ कितनी है, ठीक है। ये हो गया लेंथ, ठीक है। तो दोस्तों अगला फंक्शन है हमारा लुकअप फंक्शन। लुकअप फंक्शन क्या करता है, वैल्यू को लुकअप करके उठाता है जैसे, लेकिन ये अप्रोक्सीमेट मैच ढूंढता है। जैसे यहाँ पे मैं लेता हूँ 1 1 2 3 3 4 4 4, यहाँ पे 1 1 1, ठीक है। और चलो यहीं तक कर लेते हैं, हम यहाँ पे कर लेते हैं SSTD जो भी है, ठीक है। ये लेते हैं हम डेटा ले लेते हैं कि यहाँ पे 3 3 3 है, यहाँ पे 1 1, यहाँ पे भी 1 1 1 है। यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं 111 की जगह 110.99, ठीक है। और हम करते हैं लुकअप वैल्यू, ठीक है। ये लुकअप है, यहाँ पे हम कर लेते हैं उन्होंने 111 के बेस पे हम डेटा उठाते हैं। लुकअप वैल्यू हमारी ये है, ठीक है। एरे हम ले लेते हैं ये, ठीक है। और एंटर करेंगे तो देखिए क्या होता है यहाँ पे। ये देखिए इसने क्या किया, इसने क्या किया कि 110.99 जो भी है इसके जो बाद का जो कॉलम है उसमें से ए को उठा लिया, जबकि हमारा 111 यहाँ पे है, ई को उठाना चाहिए था इसे,
ठीक है, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया क्योंकि ये अप्रोक्सीमेट जिस यहाँ पे जैसे ही मिलेगा वो वहाँ से डेटा को उठा लेता। अगर मैं यहाँ पे 111 कर देता हूँ 1 ठीक है, तो भी देखिए इसने पहले ही इसी को ही उठा लिया। ठीक है, तो ये अप्रोक्सीमेट पे भी काम कर लेता है। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में सीखेंगे आने वाली वीडियो में, जब मैं लुकअप की एक वीडियो बनाऊंगा लुकअप के ऊपर, तो आपको थोड़ा ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा किस तरह से काम करता है। ठीक है, आगे है मैच फंक्शन। मैच फंक्शन क्या करता है कि जो रेंज हम इसे देते हैं उस रेंज में हम कोई डेटा सर्च करना चाहते हैं उसकी पोजीशन बताता है ये। जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 है 33, इसको हम मैच करा मैच कराते हैं। मान लो 33 है और हमारा जो लुकअप रेंज है ये है, इसके अंदर हम 33 को मैच करना चाहते हैं कि किस पोजीशन पे है, एग्जैक्ट मैच ढूंढेंगे और कर देंगे एंटर। ठीक है, तो 33 है वो थर्ड नंबर है, 1 2 3 थर्ड नंबर है, तो इसने उसका पोजीशन दे दी कि इस रेंज के अंदर तीसरे नंबर पे है। ठीक है, मैक्स फंक्शन क्या करता है, मैक्स हमें डेटा में से जो मैक्सिमम नंबर है, मैक्सिमम बड़ी वैल्यू है उसको उठा के देता है। मिनिमम हमें क्या करता है कि मिनिमम हमें जो रेंज होती है उसके अंदर सबसे छोटी वैल्यू होती है उसको उठा के देता है। ठीक है, मिनिमम हो गया, सॉरी मिनिमम यहाँ पे है तो यहाँ पे कर लेते हैं मिनिमम। ठीक है, ये रेंज हो गई हमारी। ये है एक मिड। मिड फंक्शन क्या करता है कि हमारा जो डेटा होता है उस स्ट्रिंग होती है या कुछ भी सेल के अंदर एक जो कुछ होता है उसके हम वैल्यू एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, देखिए हमारा टेक्स्ट है, टेक्स्ट पूछ रहा है, ये टेक्स्ट है। स्टार्ट नंबर मान लो हम दूसरे नंबर से उठाना चाहते हैं, कितने नंबर उठाना चाहते हैं हम, 2 कैरेक्टर उठाना चाहते हैं दूसरे नंबर से। तो हमारा दूसरा नंबर क्या है 1 2 बी और बी से एच 2 1 2, तो बी एच को उठा लेगा ये। ठीक है, इसने उठा लिया। मिड ऐसे काम करता है। ठीक है, यहाँ पे अगला है मिनट। मिनट हमारा जो है एक टाइम के अंदर से मिनट को उठाता है। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे कर लेता हूँ मिनट, एंटर करेंगे तो हमारे कितना 18 11 मिनट होते हैं, 11 मिनट को उसने उठा लिया। मोड। मोड क्या करता है, कोई नंबर होता है उसका जो रिमाइंडर बचता है डिवाइड करने के बाद वो दे देता है। जैसे कि मैं यहाँ करता हूँ मोड। मोड हमारा नंबर है 25, इसको करेंगे डिवाइड 2 से तो हमारा रिमाइंडर 1 बचता है, तो उसने 1 दे दिया। ठीक है, एन बताता है कि कोई सिलेक्टेड जो डेटा है वो नंबर है या टेक्स्ट है। ठीक है, तो नंबर है तो उसने उसको दे दिया, लेकिन अगर यही टेक्स्ट होता तो ये देखते हैं क्या करता है, ये कुछ नहीं देता। देखिए मैं यहाँ पे करता हूँ एन। ठीक है, और ये हमारा टेक्स्ट है तो सिलेक्ट करेंगे तो इसने क्या किया 0 दे दिया। ठीक है, नेटवर्क डेज क्या होता है, नेटवर्क डेज दो होता है हमारा 2 डेट्स के बीच का जो ड्यूरेशन टाइम होगा उसको उसके नंबर्स को देता है। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे कर लेता हूँ 2/25/2022 और टाइम एक ले लेते हैं आज का। ठीक है, यहाँ पे करेंगे नेटवर्क डेज। नेटवर्क डेज सिलेक्ट करेंगे, स्टार्ट डेट सिलेक्ट करेंगे, एंड डेट सिलेक्ट करेंगे और करेंगे एंटर। ठीक है, ये हॉलीडेज़ का भी ऑप्शन देता है, इसमें हॉलीडेज़ की लिस्ट भी ऐड कर सकते हैं कॉमा लगा के ऐसे हॉलीडेज़ के लिए। तो आप हॉलीडेज़ की डेट देंगे और उसको सिलेक्ट कर लेंगे ऐसे करके। ठीक है, तो वो हॉलीडेज़ जो होगा उसको इग्नोर करके जो डेज़ जो है काउंट करके देगा, और इसमें सैटरडे संडे इंक्लूड नहीं करता है। ठीक है, INT नेटवर्क डे INT भी इसी तरह से काम करता है। ठीक है, बस इसमें आपको एक एक्स्ट्रा ऑप्शन मिलता है जो कि ये सैटरडे संडे हम इग्नोर कर रहे हैं। हो सकता है कि कहीं पे वीकेंड संडे मंडे हो, मंडे ट्यूसडे हो, तो इस तरह से हम वो ले सकते हैं कि हमारा वीकेंड कौन से दिन का है। एक एक्स्ट्रा ऑप्शन ये बस यही देता है, बाकी सेम फंक्शन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम चलते हैं नाउ। नाउ मैंने बता ही दिया है कि नाउ जो होता है हमें अभी का टाइम देता है। ठीक है, ओड हमारे जैसे इवन होता है वैसे ही ओड कम करता है। कोई नंबर अगर ओड है तो इसको वो इवन में कन्वर्ट कर देगा एक नंबर ऊपर करके, और अगर माइनस में तो एक नंबर डाउन कर देगा। ठीक है, तो ये ओड है तो इसको इसने ओड रहने दिया, अगर ये इवन होता तो इसको ये ओड कर देता उसमें 1 ऐड करके। ठीक है, ऑफ सेट फंक्शन क्या करता है, ऑफ सेट फंक्शन दिए हुए रेफरेंस के आसपास की वैल्यू उठा सकता है। ये लेफ़्ट राइट अप डाउन चारों तरफ चल सकता है। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे कर देता हूँ ए, यहाँ पे कर देता हूँ FG। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे भी F, यहाँ पे कुछ और लिख देते हैं V। ठीक है, यहाँ पे लगाता हूँ मैं ऑफ सेट फंक्शन और रेफरेंस हमारा A रहेगा, और यहाँ पे हम वैल्यू रो नंबर हम देना चाहते हैं इसे कि यहाँ से किस नंबर की पोजीशन की वैल्यू उठाए, तो हम लिख देते हैं 1। तो ये कॉलम भी पूछ रहा है ये। ठीक है, तो रो नंबर हमारा हो गया 1,
कॉलम हमारा हो गया 0, ठीक है, क्योंकि कॉलम ये 0 से, इसमें जो ये मशीन लर्निंग की तरह ये 0 से काउंट करता है ऑफसेट नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे जो अगर रेफरेंस हमने ए का दिया तो इसे ये 0 काउंट करेगा, बाकी इधर को 1, इधर को 1, इधर को 1, ठीक है, 2 3 ऐसे बढ़ेगा, इधर 0 1 2 3 ऐसे ऊपर को जाएगा, इधर से 0 1 2 3 4 नीचे को ऐसे आएगा, ठीक है। तो यहाँ से ए से 0 काउंट करेगा। मान लो हमें ऊपर वाला नंबर वो जो वैल्यू उठाने से, यहाँ पे बस सिंपल सा हमें -1 कर देना तो ये ऊपर की तरफ चलेगा, ठीक है। तो ऊपर हमारा एफ है, उसने एफ़ को उठा लिया। इसी तरह अगर हमें लेफ़्ट की तरफ जाना है तो हम यहाँ पे जो हमारा कॉलम हमने 0 दिया है, कॉलम हमारा 0 नहीं होगा, फिर हमारा कॉलम जो होगा, 1 मिनट, रो हम कर देते हैं 0, ठीक है। सेम रो रहेगा जहाँ जो हमने रेफरेंस दिया है, और कॉलम हम कर देंगे -1, तो ये डी को उठा लेगा, ठीक है। इस तरह से ऑफसेट काम करता है। आगे इस पर डिटेल में हम करेंगे फार्मूला का एक्सपीरियंस, ठीक है। रैंड बिटवीन क्या करता है, हमें दो नंबर्स के बीच में जो कुछ नंबर्स होंगे वो दे देता है। जैसे कि मैं यहाँ पे लगाता हूँ रैंड बिटवीन हमें चाहिए 1 से लेकर 10 के बीच में रैंडम नंबर चाहिए, तो ये रैंड बिटवीन हो गया। यहाँ से करेंगे ड्रैग, तो देखिए 1 से बीच में रैंडम नंबर देता रहेगा, जहाँ तक हम ड्रैग करेंगे देता रहेगा, ठीक है। इस तरह से रैंड बिटवीन काम करता है। ये हो गया डन, ठीक है। ने हमारा रिप्लेस फंक्शन, तो देखते हैं रिप्लेस फंक्शन क्या करता है, ठीक है। रिप्लेस फंक्शन एक्चुअली रिप्लेस करता है कोई भी स्ट्रिंग में से या किसी भी सेल में जो डेटा होता है उसमें से एक पोजीशन से एक दूसरी पोजीशन तक की वैल्यू को, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपना फंक्शन टाइप करेंगे, ठीक है। क्या करते हैं हम रिप्लेस, ठीक है, रिप्लेस करेंगे। और मान लो कि हमने, एक मिनट पहले मैं कोई नाम लिख लेता हूँ यहाँ पे, मान लो मैं नाम लिख लेता हूँ ऐसे शिवम, ठीक है। देन मैं यहाँ पे करता हूँ रिप्लेस फंक्शन का यूज़, और रिप्लेस फंक्शन सिलेक्ट करके हमारा ओल्ड टेक्स्ट ये है, इसमें से हमें स्टार्ट नंबर कोई पोजीशन देनी हुई कहाँ से कहाँ तक को। मान लो हम 3rd पोजीशन से रिप्लेस करना चाहते हैं, और कितने नंबर ऑफ़ कैरेक्टर, तो 2 नंबर कैरेक्टर रिप्लेस करना चाहते हैं। और नया कैरेक्टर क्या डालना चाहते हैं, मान लो हम नया कैरेक्टर डालना चाहते हैं, इसमें कोई काउंटिंग डालना चाहते हैं, मान लो हम 89 डालना चाहते हैं। 2 कैरेक्टर रिप्लेस करेंगे तो उसके 2 कैरेक्टर में डाल दिया 89, ठीक है। हम प्रेस करेंगे एंटर, तो आप देख सकते हैं कि जो इसका तीसरा नंबर है 1 2 3 आई से 2 कैरेक्टर वी तक, उसने 89 कर दिया, हमारा रिप्लेस कर दिया है, ठीक है। तो रिप्लेस इस तरह से काम करता है। अगला फंक्शन है रिपीट। रिपीट क्या करता है एक्चुअली, कि हम चाहते हैं कि कोई नंबर है या कुछ भी हो उसको हम मल्टीपल टाइम रिपीट करना चाहते हैं। मान लो इस नाम को ही हम रिपीट करना चाहते हैं 4 टाइम, तो ठीक है, एंटर करेंगे तो ये 4 बार रिपीट हो जाएगा, ठीक है। अब राइट है, राइट क्या काम करता है, जैसे लेफ़्ट काम करता है वैसे ही राइट फंक्शन काम करता है। मान लो हम इसमें से राइट से का नंबर ऑफ़ कैरेक्टर उठाना, हम 4 कैरेक्टर उठाना चाहते हैं, तो हम 4 प्रेस करेंगे और एंटर करेंगे, तो देखिए राइट से सीधे राइट हैंड से इसने 4 कैरेक्टर उठा लिए हैं, ठीक है। अब अगला फंक्शन है हमारा राउंड फंक्शन। राउंड फंक्शन क्या करता है एक्चुअली, हम मान लो यहाँ पे कोई नंबर लिख देते हैं राउंड 2, ठीक है, 21.5। और राउंड फंक्शन क्या करेगा, यहाँ पे देखेंगे जैसे राउंड हम लगाएंगे, इस फंक्शन को हम राउंड करना चाहते हैं, प्रेस करेंगे नंबर ऑफ डिजिट 0, तो देखिए इसको राउंड कर देगा 21.5 पे, ठीक है, मतलब 22 कर देगा, ठीक है। इसी तरह से हमारा राउंड डाउन क्या करेगा, राउंड डाउन इसको राउंड कर देगा RUND, राउंड डाउन, ठीक है। इसको हम राउंड डाउन करेंगे, मान लो कि जैसे इसने क्या किया कि राउंड फंक्शन ने इसे 22 कर दिया, लेकिन हम राउंड डाउन जब करेंगे तो इसको ये 21 ही रहने देगा, ठीक है। जैसे सिलेक्ट करते हैं इसको, ठीक है, हम 0 करते हैं नंबर ये राउंड, तो इसको 21 ही रहने दिया इसने। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ और है कि जैसे कि ये, ठीक है, इसने 22 किया, इसने 21 किया, ठीक है। अब ये जैसे 21.5 है, अगर ये 21.4 हो जाता है तो ये 21 हो जाएगा राउंड वाला जो फंक्शन है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ आपको 21.4, ठीक है, तो आप देख रहे होंगे 21 हो गया। अब राउंड डाउन और राउंड अप कैसे काम करता है मैं बताता हूँ आपको। राउंड अप, ये अप कर देगा उसको एक वैल्यू अप, ठीक है, 21 पॉइंट, ठीक है। अभी हम 0 रखते हैं फ़िलहाल यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। तो इसने क्या है 22 कर दिया, इसको राउंड अप कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और है कि अगर हम चाहते हैं कि जैसे 21 है ये, लेकिन हम चाहते हैं कि 21 ना हो, ये राउंड फिगर में 20 हो जाए, या 31 हो तो 30 हो जाए, 41 है तो 40 हो जाए, इस तरह से करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जाएंगे और यहाँ पे हम प्रेस करेंगे -1, ठीक है। जैसे ही हम -1 प्रेस करेंगे ये इसने इसको 20 कर दिया, ठीक है। इसी तरह से राउंड डाउन राउंड अप जो है काम करता है, ठीक है।
ये जो होता है हमारा जैसे राउंड, एक बताता हूँ आपको, जैसे ये यहाँ पे लिख देते हैं 1 2 3 4, तो इसको ना इधर से काउंट करता है, इसको करेगा 1 10, इसे करेगा वैल्यू HUND 100, ठीक है 100, और ये हो गया 1000 10,000, ऐसे ही चलता जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इधर से इकाई, जैसे इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, तो वन का मतलब वन हो गया, टू करेंगे तो मतलब -1 होगा, एक्चुअली वन नहीं -1। ठीक है, -1 -2 -3, और ये हो जाएगा -4। ठीक है, तो -1 देंगे तो वो 1 हो जाएगा, -2 देंगे तो वो 10, -3 1000, मतलब इस तरह से इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार रुपये ये असर करता है। ठीक है, इस तरह से राउंड राउंड डाउन राउंड अप काम करता है। अगला फंक्शन रो, हमने इस पे ये बता दिया था मैंने पहले ही, रो और सर्च फंक्शन जो है, सर्च जो है फाइंड की तरह काम करता है, जैसे कि हमने यहाँ पे किया सर्च। बस ये जो होता है ये, हाँ क्या कहते हैं उसको, जो आपके केस सेंसिटिव नहीं होता है। ठीक है, जब मान लो सर्च करते हैं हम फाइंड करना चाहते हैं आई, किसके अंदर, शिवम के अंदर। ठीक है, एंटर करेंगे तो देखिए आई थर्ड पोजीशन पे, लेकिन अगर हम फाइंड लगाते हैं और आई हम अगर स्मॉल में लिखते तो वो उसे सर्च नहीं करता। ठीक है, देखिए अपने आप ही इसको कैप्स में कर दे रहा है। ठीक है, फाइंड यहाँ पे काम नहीं करता, उसके लिए हमें कैप्स में ही लिखना पड़ता है। ठीक है, ये हो गया सही। ठीक है, और सम प्रोडक्ट, इसके ऊपर एक्चुअली हम अलग से एक पूरा वीडियो बनाएंगे सम प्रोडक्ट का, तो ये आगे करेंगे। ठीक है, और टेक्स्ट फंक्शन पे आते हैं। टेक्स्ट फंक्शन क्या करता है, ऐसे एन था, एन नंबर्स के लिए इसी तरह टेक्स्ट होता है, टेक्स्ट के लिए अगर टेक्स्ट होगा तो उसको वो उठा के यहाँ ले आएगा, और अगर टेक्स्ट नहीं होगा तो वो उसको ब्लैंक कर देगा, या फिर नहीं ब्लैंक ही करता है अधिकतर। ठीक है, ये ब्लैंक होता है। ठीक है, इस तरह से टेक्स्ट फंक्शन काम करता है, अगर टेक्स्ट है तो उसको वो उठा के ले आएगा, नहीं तो उसको इग्नोर कर देगा। ठीक है, टेक्स्ट फंक्शन जो होता है किसी भी डेट या टाइम को हमेशा फॉर्मेट करने के काम को आता है, जैसे मान लो 4 हो गया अप्रैल 25 2020, इसको हम देना चाहते हैं एक फॉर्मेट, तो हम यहाँ पे लगाएंगे टेक्स्ट फंक्शन, इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम कर देंगे dd हाइफन देंगे यहाँ पे mm, अगर 2 बार देंगे तो मंथ को नंबर में देगा, 3 बार m प्रेस करेंगे तो मंथ को ये MAR मार्च, जैसे जैन को जैन JN जैन, और 4 बार पास करेंगे तो पूरी स्पेलिंग ही देगा ये जनवरी की। इसी तरह हम ईयर को 2 बार करेंगे तो लास्ट के 2 डिजिट देगा। ठीक है, और 4 बार कर देंगे तो हम पूरा ईयर दे देगा ये। ठीक है, एंटर करेंगे तो ये देखिए इसने 25 अप्रैल 2020 दे दिया है इस फॉर्मेट में। इसी तरह टाइम को भी फॉर्मेट कर सकते हैं हम। ठीक है, टाइम फंक्शन हमारा क्या करता है, ये टाइम आपका एक दे देता है, मान लो टाइम प्रेस करेंगे और हम आवर्स दे देंगे। हम जहाँ चाहते हैं कि मान लो 4 आवर्स हो गए तो 4 बज गए, मिनट्स हो गए हमारे 25 मिनट, 4 बज के 25 मिनट। ठीक है, 12 सेकेंड हम प्रेस करेंगे तो ये देखिए 4 बज के 25, सुबह के 4:25 दिखा दिए इसने। इस तरह से टाइम फंक्शन करता है। टाइम वैल्यू क्या करता है, टाइम वैल्यू जो होता है हमारा, अगर हमने कोई टाइम, ठीक है, कोई टेक्स्ट में एंटर कर रखा है, मान लो मैं इसे टेक्स्ट में एंटर कर देता हूँ 5:15 5 PM। ठीक है, अब ये क्या है, टेक्स्ट में देखिए, आप देख रहे हो इसका जो अलाइनमेंट है लेफ़्ट की तरफ है, अगर ये न्यूमेरिक में होता तो ये राइट की तरफ अलाइनमेंट होता। तो यहाँ पे हम करेंगे टाइम वैल्यू फॉर्मूला एंटर, और इसको सिलेक्ट करेंगे एंटर। अब देखिए ये टाइम जो है राइट की तरफ आ गया और ये भी नंबर्स में हो गया है। ठीक है, तो इस तरह से टाइम वैल्यू काम करता है। टेक्स्ट में जो भी टाइम एंटर होता है उसको नंबर में ले आता है। कभी कभी ये जो है फॉर्मेट पॉइंट डेसिमल्स में आते हैं, तो उसके लिए आपको कंट्रोल शिफ्ट @ की है, उसको प्रेस करेंगे तो फॉर्मेट सही हो जाएगा टाइम का। ठीक है, अब आते हैं टुडे फंक्शन। टुडे फंक्शन क्या करता है, टुडे की जो डेट होती है उसको डाल देता है, और ये डेली बेसिस पे चेंज होती रहेगी। जिस दिन भी हम एक्सेल फाइल खोलेंगे तो उस दिन की डेट आ जाएगी। कुछ नंबर एंटर कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, A B C D E F G
ठीक है, इतना कर लेते हैं। यहाँ पे आते हैं हम, ट्रांसपोज टाइप करते हैं, इसको करेंगे सिलेक्ट करेंगे, एंटर, यहाँ पे आ गया F। ठीक है, अब इसको हम ले जाना चाहते हैं इधर की तरफ। ठीक है, तो F2 प्रेस करेंगे और कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करेंगे तो ये देखिए ABF ऐसे ही आगे का करेंगे तो आगे तक चला जाएगा ये। ठीक है, जितने भी नंबर है इनको वर्टिकल को हॉरिजॉन्टल में कर देगा ये ट्रांसपोज। ठीक है, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट के साथ एंटर प्रेस करते हैं तो ये एरे फंक्शन हो जाता है। आप देखेंगे ना यहाँ पे करली ब्रैकेट भी आ रही हैं, ये देखिए आप यहाँ पे आगे पीछे करली ब्रैकेट आ गए हैं इसके। ठीक है, अगला फंक्शन है हमारा ट्रिम फंक्शन। ट्रिम फंक्शन क्या करता है, जो एक्स्ट्रा स्पेसेस होते हैं हमारे टेक्स्ट में उसको रिमूव करता है। जैसे आराम लिख दिया मैंने, यहाँ पे मल्टीपल स्पेसेस देता हूँ मैं, यहाँ पे लिख देता हूँ सिंग। ठीक है, अब इसमें क्या है, मल्टीपल स्पेसेस हैं तो इसमें हम अगर ट्रिम फंक्शन लगाएंगे तो सिर्फ एक स्पेस को रहने देगा, बाकी को हटा देगा। ठीक है, तो देखिए ये ट्रिम फंक्शन इस तरह से काम करता है। वैल्यू फंक्शन क्या करता है, हमारा वैल्यू फंक्शन को देखते हैं, आइए। ठीक है, तो जो वैल्यू फंक्शन होता है वो हमारा जो कोई भी टेक्स्ट में जो वैल्यू होती है उसको वैल्यू में कन्वर्ट कर देता है। जैसे कि यहाँ पे लिख देते हैं हम 25। ठीक है, टेक्स्ट में ये लेफ़्ट तरफ अलाइनमेंट है। अगर इसको हम वैल्यू फंक्शन लगाएंगे, जब हम इसको करेंगे, देखिए इसको राइट में कर दिया, अब ये नंबर में हो गया है, ये टेक्स्ट में है, इसमें हमारा कोई सम फंक्शन काम नहीं करेगा इसमें, लेकिन करेगा। ठीक है, तो ये होता है वैल्यू फंक्शन। ठीक है, तो दोस्तों अगला फंक्शन है हमारा वीक डे। वीक डे क्या करता है कि जो हमारी कोई डेट होती है उसमें से जो वीक का नंबर है, संडे मंडे ट्यूसडे, संडे होगा तो 1, मंडे होगा तो 2, इस तरह से नंबर देता है। मान लो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, एक डेट डाल देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अप्रैल 15/2002, यहाँ पे हम फिर फंक्शन अपना यूज़ करेंगे के वीक डे और इस डेट को सिलेक्ट कर लेंगे तो ये चौथा नंबर है, मतलब 15 तारीख को यहाँ पे हो गया आपका, क्या होगा, संडे को 1, मंडे को 2, 3 को मंगल, 4 को वेडनेसडे। ठीक है, 15 को क्या वेडनेसडे। वीक डे इस तरह से वीक नंबर आपका निकाल कर देता है कि हफ्ते का कौन सा दिन है वो। ठीक है, संडे को 1 काउंट करता है वो। वीक नंबर क्या करता है, आपके साल में जो नंबर होगा ना साल का, जो डेट पे वो हफ्ता, साल में जो हफ्ता, मान लो कि जनवरी का पहला वीक है तो पहले वीक की कोई डेट है तो उसको फर्स्ट देगा नंबर। ठीक है, और सेकंड वीक हो गया तो सेकंड, थर्ड, ऐसे, और सब पूरे साल तक वो करता है। ठीक है, तो जैसे कि ये है तो ये 15, तो ये हमारा 16वां वीक है 2020 का, 15 तारीख को। ठीक है, इस वीक का ये जो डेट है। ठीक है, वर्क डे हमारा क्या करता है, हमको जो वर्क डे लेते हैं तो हमारी जो डेट होती है उसमें हम कोई नंबर ऐड कर लेते हैं, मान लो कि 10 दिन या 5 दिन ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो 15 में 5 प्लस करेंगे तो 22 हो जाएगा। ठीक है, इसमें सैटरडे संडे को इग्नोर करता है, उसको इग्नोर करके वर्क डे दिखाता है कि इस दिन को हमारे 5 दिन अगर ऐड करते हैं तो 22 अप्रैल को 5 दिन हो जाएंगे, 15। ठीक है, इसमें सैटरडे संडे को इग्नोर कर देता है ये। और ईयर जो होता है हमारा किसी डेट में से ईयर को निकाल के देता है, ये डेट है, इसको हम सिलेक्ट करेंगे तो इसने 2020 निकाल के दे दिया। ठीक है, प्रॉपर केस क्या करता है कि कोई नाम होता है ना, जैसे मैं नाम लिख देता हूँ यहाँ से राजा राम। ठीक है, हमने लिख दिया और हम इसको लगाते हैं प्रॉपर फंक्शन, प्रॉपर इसको सिलेक्ट करेंगे तो देखिए इसने जो पहला जो राम है आर सबका इसने कैप्स कर दिया, बाकी को स्मॉल कर दिया। ठीक है, अगला है हमारा अपर फंक्शन क्या करता है, इसी तरह से जो भी है सबको अपर में कर देगा। लोअर क्या करेगा, जो भी हमारा टेक्स्ट और कुछ टेक्स्ट को लोअर में कन्वर्ट, लोअर तो है ये तो लोअर में रहेगा। मान लो मैं इसको किसी को कैप्स में कर देता हूँ यहाँ पे एम में। ठीक है, देखिए तब भी इसको इसने लोअर में ही रखा है। ठीक है, सब टोटल क्या करता है, सब टोटल हमारा जो होता है, एक नई शीट पे ले आता हूँ मैं आपको सब टोटल के लिए। यहाँ पे मैं आता हूँ, मान लो कि यहाँ पे हमारे मार्क्स हैं, मार्क्स हम डाल लेते हैं रेंज बिटवीन से, डाल लेते हैं 50 से 90 के बीच में, इसको कर देते हैं नीचे तक डाउन, इसको कॉपी करेंगे एज ए वैल्यू, इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे करते हैं हम क्या कि इसको मैं आपको ना 2 कॉपी पेस्ट करके यहाँ रख देता हूँ। ठीक है, एक में लगाते हैं हम नॉर्मल सम फंक्शन। ठीक है, और एक में लगाते हैं हम सब टोटल। ठीक है, सब टोटल करेंगे और यहाँ पे भी हम सम करेंगे। ठीक है,
और हम ये सिलेक्ट कर लेंगे इस डेटा को, एंटर। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे और यहाँ पे लगाएंगे हम फ़िल्टर। ठीक है, मान लो मैं इसमें से कुछ चीज़ें हटा देता हूँ, 2 नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो सम फंक्शन है, सम 485 ही दिखा रहा है, लेकिन सब टोटल ने क्या किया, जो हिडन है उसको इग्नोर कर दिया और 360 को ही सम करके, जो उनका जो सम है वो दिखा रहा है, जो हमें विजिबल सेल्स हैं उनका ही सम दिखा रहा है। तो इस तरह से सब टोटल काम करता है। ठीक है, तो ये हो गया सब टोटल डन। आते हैं सब्स्टिट्यूट पे। सब्स्टिट्यूट क्या करता है कि सब्स्टिट्यूट भी रिप्लेस की तरह ही काम करता है, बस यहाँ पे थोड़ा सा अंतर होता है। जैसे मान लो मैं लिख दिया यहाँ पे राजा राम कुमार। ठीक है, यहाँ पे लगाते हैं सब्स्टिट्यूट फंक्शन और ये टेक्स्ट हमारी है, और इसमें हमारा ओल्ड फंक्शन, ओल्ड जो टेक्स्ट है उसको पूछता है ये। ठीक है, नंबर और रिपीट जो होता है वो नंबर पूछता है कि इस नंबर पोजीशन से कितने नंबर हटाने, लेकिन ये टेक्स्ट ही पूछता है कि किस टेक्स्ट को हटाना है। मान लो इसमें हमारा जो ए एम नहीं, यू एम को मान लो हटा लेते हैं हम, यू एम को हटा लेते हैं। ठीक है, यू एम को हटा के यहाँ पे न्यू टेक्स्ट इंसर्ट करना चाहते हैं क्या। ठीक है, मान लो हम न्यू टेक्स्ट डालना चाहते हैं, सिंपल ए डालना चाहते हैं, खाली ए कर लेते हैं हम। ठीक है, और कर देंगे एंटर। तो अब देखेंगे कि यहाँ पे जो हमारा यू, ये यू और एम है, हट के वहाँ पे ए आ गया है सिर्फ। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट इस तरह से काम करता है। अगला हमारा लॉजिकल ऑपरेटर जो होते हैं हमारे एंड और। ठीक है, ये किस तरह से काम करते हैं, ये हमारे एक्चुअली इफ फंक्शन के साथ काम करते हैं, और इनका और बेहतरीन तरीके से जो यूज़ होगा ना आने वाली वीडियोस में मैं करके दिखाऊंगा। फ़िलहाल मैं आपको बता देता हूँ कि एंड को हम किस तरह से यूज़ करेंगे। ठीक है, मान लो कि, ठीक है, यहाँ पे एक नंबर ले लेते हैं, मान लो 18 है और ये है एक मेल। ठीक है, 18 है, मेल है। ठीक है, चलो इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, अब हम लगाते हैं आपकी इफ़ फंक्शन, जो मैंने पहले बताया था, इफ़ लॉजिकल फंक्शन ये भी है एक। ठीक है, इफ़, और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे इफ़, और क्योंकि हम एंड का, क्योंकि हम दो लॉजिक लगाएंगे यहाँ पे एंड। ठीक है, पहला लॉजिक देखो, एंड फंक्शन क्या होता है, दो लॉजिक मांगता है। 1 सेकेंड, मतलब दो क्या, मल्टीपल लॉजिक लगा सकते हैं इसमें। फिलहाल हम दो ही लगा रहे हैं, इफ़ एंड। इफ़ अगर दिस इज़, इट इज़ ग्रेटर देन है 18 के। ठीक है, पहला लॉजिक हमारा ये है एंड में। दूसरा लॉजिक है हमारा कि एंड ये जो है इक्वल टू मेल है। ठीक है, अब क्या है कि मैंने दो लॉजिक दे दिए, तीसरा लॉजिक चौथा लॉजिक भी दे सकते हैं, लेकिन हमें इतने दो ही लॉजिक देने। एंड फंक्शन बंद करेंगे। ठीक है, अब ये इफ़ क्या करेगा, इन दोनों को कंपेयर करेगा। ठीक है, दोनों चीज़ों को, कि ये जो है D93, ठीक है, ग्रेटर देन या लेस देन 18। ठीक है, लेस देन 18 लिखा हुआ है, सॉरी यहाँ पे। ठीक है, लेस देन 18 एंड E93 इज़ इक्वल टू मेल है। तो अब क्या करना है, कर देते हैं यहाँ पे, लिख देंगे कि कुछ भी लिख दो यार तुम। ठीक है, फ़िलहाल के लिए समझने के लिए, अगर ये है, अगर 18 से कम है और इक्वल टू मेल है तो नो परमिशन कर दो। ठीक है, एल्स अलाउड कर दो। ठीक है, अब करेंगे एंटर। ठीक है, अब देखिए इसने क्या किया, अगर ये लेस देन 18 है, D93 लेस देन 18 है, इक्वल टू मेल है, तो नो परमिशन। लेकिन ये क्या, लेस देन 18 नहीं है, ये 18 के बराबर है। यहाँ पे हम कर देते हैं 17 से, देखो तो क्या होता है। ठीक है, अब ये कह रहा है नो परमिशन, क्योंकि लेस देन 18 हो गया है। ठीक है, इसी तरह से हमारा और ऑपरेटर भी काम करता है, लेकिन और ये क्या, एंड क्या है, जो कि दोनों उसको टेस्ट करता है, लेकिन जो हमारा और ऑपरेटर है वो एक भी कंडीशन सही होने पे काम कर देता है। ठीक है, अभी मैं करके दिखाता हूँ आपको। जैसे कि यही सेम जो है हमारा फॉर्मूला, इसको हम लगाते हैं और के साथ। देखिए
ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, अभी हमारा जब पहली कंडीशन थी जैसे कि ये 18 हो जाता रहा है, तो देखिए इसको क्या कर रहा है कि अलाउड कर रहा है, लेकिन अगर यहाँ पे और अगर हम फंक्शन लगा देंगे तो कोई एक कंडीशन भी सही होने पे भी वो उसको क्या कर देगा, सही मान ले। एक भी पैरामीटर अगर हमारा करेक्ट हो जाता है, जैसे हमने किया और लगा दिया, एंटर करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, D93 लेस देन 18 नहीं है, E93 इक्वल टू मेल, E93 इक्वल टू मेल हो गया। ठीक है, D93 हमारा लेस देन 18 नहीं है, लेकिन E93 मेल हो गया, एक कंडीशन मैच होगी तो भी उसने नो परमिशन कर दिया, लेकिन अगर हम एंड लगाते हैं तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ये एंड और में डिफरेंस है कि और अगर हमारा जो होता है किसी भी एक क्राइटेरिया हमारा जो मैच कर जाता है तो हमारी कंडीशन ट्रू मान लेता है, लेकिन एंड में जितनी भी कंडीशन हम लगाएंगे सारी ट्रू होनी चाहिए। तो इस तरह से एंड और काम करता है। तो ये थोड़ा सा ओवरव्यू था हर फंक्शंस का, हल्का हल्का थोड़ी। ठीक है, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। अब हम जो आगे जाने वाले जो वीडियोस हैं उनमें हम हर फंक्शंस का बहुत ही बेहतरीन तरीके से यूज़ करेंगे, और इन फंक्शंस को करने के बाद डेफिनेटली आप अगर कोई नॉर्मल एमआईएस का नॉर्मल क्या अच्छा से अच्छा इंटरव्यू अगर एमआईएस का आप देते हैं तो वो क्रैक कर पाएंगे। ठीक है, तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।